इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या और क्यों है इतना भारी हंगामा इस मुद्दे के ऊपर? पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है। सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के उलट पुलट बयान दे रही हैं। ऐसा आखिर है क्या चीज? ये एक बड़ी रोचक जानकारी है और ये उन बच्चों के लिए भी, उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि जो कंपटीशन में जाने वाले हैं, चाहे वो टॉप मोस्ट एग्जाम यूपीएससी के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, ऐसे बच्चे, यानी कि मतलब इससे रिलेटेड मुद्दा वहां भी उनके लिए बहुत ज्यादा सीखने का एक जरिया बन सकता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या और क्यों भारी हंगामा है, इन सारी चीजों पर, यानी कि ये प्रश्न एक जो है उभर के आता है मानस पटल पे। हर व्यक्ति इसको आज जो है देख पा रहा है, सबके सामने टीवी न्यूज चैनल खुले हुए हैं, सबके सामने अखबार खुले हुए हैं और सब लोग इस पर चर्चा का विषय बनाए। आखिर मामला जो सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से अधिक वक्त से भी लंबित, अधिक समय से भी लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने उनके भी निर्देशन में 5 जजों की बेंचेस ने ये जो सुनवाई के लिए इस मामले को उनके सामने रखा गया है। तो आखिर इस मामले को रखा क्यों गया और इतने साल पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? अभी जो लोकसभा का इलेक्शन 2024 में आने वाला है, जिस पर एक भारी असर इस पर पड़ेगा और जो है इसीलिए ये मुद्दा अब उठ के आया है सामने। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ा गजब का रोचक तथ्य ये है कि इसकी सुनवाई से एक दिन पूर्व जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणी, उन्होंने इस बात का समर्थन कर दिया कि भाई ये ठीक है और उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है तो उससे नीति बड़ी को बढ़ावा मिलता है, साधन जो है उन्हें मिल पाता है, तो ये ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने एक बात और कही कि नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना, उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का अधिकार नहीं हो सकता। यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के विरुद्ध ये बयान जब उनका आया तो आखिर क्यों आया, इस मामले में चर्चा करेंगे और इस विषय में बहुत सारी जानकारी हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। तो अर्थात इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है, वित्तीय फाइनेंशियली एक वचन पत्र की तरह काम करता है कि कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी चुनिंदा शाखा में जाए और अपने मनपसंद राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर दे। लेकिन भारत सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो योजना है 2017 में शुरुआत की और 29 जनवरी 2018 को इसे कानून में पारित भी कर दिया। अब बात यह आती है कि इस योजना के तहत जो भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी करता है और कोई भी दाता, कोई भी डोनर जिसके पास एक बैंक खाता है और केवाईसी की जानकारी उपलब्ध है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भुगतान कर सकता है। भुगतानकर्ता का कोई नाम उजागर होता नहीं है। अच्छा, एक योजना और भी है इसके अंदर कि भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखाएं हैं, निर्दिष्ट शाखाएं बताई गई, वो 1000 के बॉन्ड हो, 10,000 के बॉन्ड हो, 1 लाख रुपए तक के बॉन्ड हो, 10 लाख रुपए तक और 1 करोड़ तक के इतने मूल्य के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की जो अवधि होती है 15 दिन की होती है और इसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में, यानी कि ये चुनाव जो हो रहा है इससे पिछले चुनाव में आम चुनाव में डाले गए मतों का कम से कम 1% वोट हासिल कर लिया हो। तो इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। अब बात आती है कि चिंता क्या है, क्यों इतना हंगामा बरपा हुआ है? तो भारत सरकार ने इस योजना की जो शुरुआत करते हुए ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए जो चंदा देने से जो पहचान गुप्त रखी गई है और इसीलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। अब एक आलोचना तो ये भी है कि योजना बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए योजना बनाई गई थी। अब इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की। पहली याचिका आई थी साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन था कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से, दोनों संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। और दूसरी याचिका आई थी साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी पार्टी है, उसने दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट में ये दायर याचिकाओं में ये कहा गया कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के जो फ्लड गेट्स या जो बाढ़ के द्वार है वो खुल जाते हैं,
जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है, और होता भी है। याचिकाओं में यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना की जो गुमनामी एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, और इस अधिकार का, जैसे सुप्रीम कोर्ट के तहत जो पिछले फैसले थे, उन फैसलों ने संविधान का जो एक अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू मान लिया। अब इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान दिए जाने और राजनीतिक दलों को बेतहाशा गुमनाम फंडिंग मिलने के द्वार खुल गए, जिससे चुनावी भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर वैध बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई एक चिंता यह भी है कि एफसीआरए में संशोधन कर दिया गया है। एफसीआरए में संशोधन कर दिया गया है ताकि भारतीय कंपनियों के साथ सहायक विदेशी कंपनियां जो हैं वो भी भारतीय दलों को फंड देने के लिए उन्हें भी अनुमति दी जा सके। और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल लॉबिस्टों को भारतीय राजनीति में दखल देने की एक तरह से अनुमति मिल जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें जब सामने आती हैं तो इनके निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए उन संशोधनों पर भी आपत्तियां उठाई जो कंपनी को अपनी वार्षिक लाभ और हानि खातों में राजनीतिक योगदान का विवरण देने से छूट देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों तथा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बजट में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि बजट एक मनी बिल होता है जो राज्यसभा इसमें कोई फेरबदल कर नहीं सकती, और ये बात भी बार बार उठाई गई कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, तो इस विषय को मनी बिल में डाल दिया गया ताकि उसे आसानी से पारित करवाया जा सके। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल के तहत पारित किया जा सकता था? तो इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फिलहाल विचार तो करेगी नहीं, क्योंकि कब किसी विधेयक को धन विधेयक नामित कर दिया जा सकता है, इस बात पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले से ही विचार कर रही है। अब हम बात करते हैं कि इस से किसको कितना फायदा होगा। अगर चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की बात करें तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9188 करोड़ रुपए मिले। अब 9188 करोड़ रुपए में से अकेले भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि जो बड़ी पार्टी है, 5272 करोड़ मिले, यानी कि कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का लगभग 58% हिस्सा उसको मिला। अब बात यह आती है कि कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस को इस इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 952 करोड़ रुपए मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को भी 767 करोड़ रुपए उसे भी मिले। तो एडीआर की जो मुताबिक जो वित्त वर्ष 2017-18 की जो रिपोर्ट थी और 2021-22 की रिपोर्ट की अगर दोनों को देखें तो राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी मिली, और वहीं दूसरी तरफ इस अवधि में राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले जो कॉर्पोरेट चंदा था वो केवल 48% बढ़ा। तो एडीआर ने अपने विश्लेषण में यह पाया कि 5 सालों से वर्ष 2019-20 जो लोकसभा चुनाव का वर्ष था उसमें सबसे ज्यादा 3439 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया। और सबसे बड़ी बात, इस वर्ष 2021-22 में जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए थे 2021-22 में, राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 2664 करोड़ रुपए चंदे में मिला। अब चुनाव आयोग आरबीआई की राय क्या है, इस पर जरा विचार कर लें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामा दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देंगे और इनका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कॉर्पोरेट शक्तियों को आमंत्रण देने जैसा है कि विदेशी शक्तियां यहाँ अब काम करेंगी। तो चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि कई प्रमुख कानूनों में जब संशोधन किए गए उसकी वजह से ऐसी सेल कंपनियों के खुल जाने की संभावना बढ़ जाएगी जिन्हें राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के इकलौते मकसद से बनाया जाएगा। एडीआर की याचिका के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बार-बार चेतावनी दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार से जो जालसाजी बढ़ रही है उसको बढ़ाने के लिए हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण कहते हैं
कहते हुए आरबीआई ने कहा था कि बॉन्ड जो मुद्रा है, तो ये बॉन्ड जो है मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलता है, इसलिए उनकी गुमनामी का फायदा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किया जा सकता है। लेकिन इस पर सरकार का क्या कहना है, इस बारे में जरा विचार करें। सरकार कहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। सरकार के मुताबिक ये योजना पारदर्शी है और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं होती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कई मौकों पर बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिए किसी भी काले या बेहिसाब धन को हासिल करना संभव नहीं है। यह कहते हुए ये योजना स्वच्छ धन के योगदान और टैक्स दायित्वों का पालन को बढ़ावा देती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने भी यही कहा कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हैं और कई सारे हंगामे आज देश में हम देख रहे हैं। तो इसी तरह की खास रोचक जानकारियों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रोचक जानकारियां आप तक पहुंच सके।